बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। कल से नीतीश कुमार दोपहर करीब 1:20 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे और शुक्रवार को राज्यसभा में शपथ ग्रहण लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और इस मीटिंग के तुरंत बाद ही वे मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। खबरों की माने तो 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है और अब सबकी नजरें इस बात पर ही टिकी हुई हैं कि बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी, कौन होगा बिहार का सम्राट। और इस बीच खबर है कि 10 अप्रैल को दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होगी, जिसमें दोनों ही डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी संजय जायसवाल, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, संगठन मंत्री भिखू भाई दालसानिया, ये सभी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और दोनों ही सदन में समय पर आते थे। संभावना है कि राज्यसभा में जाने के बाद भी वो इस्तीफे से पहले बैठक जरूर करेंगे और आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। निश्चित रूप से राज्यसभा जा रहे हैं, चारों सदन के वो नेता होंगे। चारों सदन को उन्होंने ऐतिहासिक पल देखा है और राज्यसभा जाना, उनके अनुभव का लाभ राज्यसभा में जो है उठाएंगे। हम लोग भी उठाए, पहली बार हम लोग कैबिनेट में उनके साथ काम किए हैं, अच्छा लगा, अनुभव उनका था। समय पर सदन आना, समय से जाना, दोनों सदन में समय देना और निश्चित रूप से कैबिनेट की बैठक इस्तीफे के बाद निश्चित रूप से करेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री हैं हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, निश्चित रूप से कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद भी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये एनडीए के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मुख्यमंत्री अब राज्यसभा जा रहे हैं, संभावना है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। देखिए, कौन मुख्यमंत्री होंगे ये शीर्ष नेतृत्व 5 दल का गठबंधन है और बड़े नेता बैठ करके इसका निर्णय करेंगे। लेकिन अभी तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। निश्चित रूप से राज्यसभा का चुनाव उन्होंने जीता है और जीतने के बाद एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो वहाँ जाएंगे, वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे वहाँ पे और उसके बाद वही लोग बैठ के निर्णय करेंगे। शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा कि कौन बिहार का दायित्व संभालेगा और जो भी दायित्व संभालेगा वो एनडीए का जो नीति है उस पर काम करने का काम करेगा। तो राज्यसभा में शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 4,954 एएनएम को नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। सीएम नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने पर एएनएम काफी खुश नजर आई। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी एएनएम की तस्वीर है। इनकी संख्या 4,954 है। इन सभी एएनएम को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल काफी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले सीएम ने नियुक्ति पत्र बांटी है। वहीं मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव भी पटना की सड़कों पर घुड़सवारी करते हुए देखे गए हैं। विधायक ने इसी बेटे को आईपीएस बनने की बात कही थी। अनंत सिंह को घुड़सवारी बहुत पसंद है और वो इन दिनों पटना में ही हैं। अब उनके बेटे, छोटे बेटे, जिनका नाम अभिनव बताया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल अनंत सिंह पटना में ही मौजूद हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बिहार में गेहूं की फसल में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। किसान की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है और आज सिवान के मैरवा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक खेत में अचानक भीषण आग लग गई और इस अगलगी की घटना में कई किसानों के खड़े गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। एक एक करके सभी खेतों को अपने चपेट में ले लिया। कई बीघा में लगा गेहूं का फसल जलकर राख हो गया है। घंटों मशक्कत करने के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। चालू कर दिए, तब तक हम अपने ड्राइवर को फोन किए तो हमारे ट्रैक्टर लेकर आया और ट्रैक्टर लेकर आने के बाद चारों तरफ से हम लोग घेर लिए
जोत कर हर से घेर दिए, घेर कर आग को बुझाना चालू कर दिए। तब तक आग पर काबू पा लिए हम लोग। और उसके बाद हम लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए थे, तो फायर ब्रिगेड आने के पहले हम लोग आग को बुझा दिए थे। तब फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची और आकर यहाँ का मुआवजा लिए। और अगली खबर आपको जमुई से दिखाते हैं, जहां गर्मी के कारण अगलगी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे निपटने में फायर ब्रिगेड की टीम के पसीने छूट रहे हैं। 10 प्रखंडों में लगभग 20 लाख की आबादी है। जिले में 24 थाने हैं और इस जिले में अगलगी से बचाव के लिए मात्र 8 दमकल की गाड़ियां हैं, जिसमें बड़ी गाड़ी मात्र 2 है। जिले का जो फायर ब्रिगेड है वहां मात्र 2 दमकल कारगर हैं, जबकि 6 गाड़ियां अलग अलग थानों में हैं। अग्निशमन कार्यालय में मौजूद दमकल की 4 गाड़ी वर्षों से बेकार है। अग्निशमन के पदाधिकारी का कहना है कि गाड़ियों के अभाव में काफी परेशानी होती है। वो है छोटी 8, जिसमें एक खराब है छोटी गाड़ी। बनाने का वो मुख्यालय भेजा गया है उसको अनुमति के लिए, उसमें खर्च 32,000 से ज़्यादा है। तो अनुमति 32,000 से ज़्यादा हो जाता है तो मुख्यालय से लिया जाता है। तो वहीं पर अभी वहाँ से आया नहीं, जैसे ही आएगा तो गाड़ी बना लिया जाएगा। ये 8 गाड़ियाँ क्या अग्निशमन ऑफिस में है कि कहीं? नहीं, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ रहती है और एक बड़ी एक छोटी है, और बाकी सब थाना में, विभिन्न थाना में प्रतिनियुक्त है। और अगली खबर आपको भागलपुर से दिखाते हैं, जहां नाथनगर के साईं बाबा गैस एजेंसी के सामने उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। एजेंसी की तरफ से गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर उपभोक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि अन्य गैस एजेंसियों में जहां 25 दिनों के भीतर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं इस एजेंसी में 45 दिनों से नंबर लगाने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जबकि गैस एजेंसी के मैनेजर का कहना है कि उपभोक्ताओं को लगातार सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नंबर लगाने के बाद 35 दिन के भीतर सिलेंडर दिया जा रहा है। गैस एजेंसी नाथनगर के जो हैं, इन भारत गैस, इनके द्वारा 45 दिन में गैस का बुकिंग हो रहे हैं और 50 दिन में समय मिल रहा है। जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में कंझिया है, वहाँ पे अजय गैस एजेंसी है ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी जो कि ना 25 दिन में नंबर लग के 30 दिन के अंदर में गैस मिल रहा है। बाकी मेरा सबका ये समस्या है कि यहाँ आए हुए हैं कि सब एजेंसी 25 दिन में दे रहा है, तो आप 45 दिन में क्यों दे रहे हैं? सही है, मतलब मेन बुकिंग जो है 45 दिन में दे रहा है, सिस्टम 45 दिन में बुकिंग दे रहा है। मतलब ऊपर से गैस पर्याप्त है। हाँ। बुकिंग होने में दिक्कत है। कहाँ से ये दिक्कत है? ये तो कंपनी से है, कंपनी भी उसको जो डाला है 45 दिन में डाला है। आपके पास जो पहले स्टॉक कितना रहता था पहले, अभी दिक्कत नहीं था, उतने स्टॉक आज भी है? थोड़ा बहुत कम है, लेकिन स्टॉक पर्याप्त रहता है। और आइए अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। और सबसे पहले मधेपुरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां NH 131 पर हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूटपाट की गई है। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी से करीब 1 लाख रुपए की लूट कर ली गई। सहरसा से पिकअप वाहन पर मवेशी लेकर सिंहेश्वर मवेशी हाट जा रहे थे। झिटकिया के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने गाड़ी रुकवाई, हथियार दिखाकर चालक से कैश लूट ली। पीड़ित ने थाने में अब शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 1 लाख ले लिया, सामान बचा दिया, मोबाइल उसमें था, चाकू भी था। कहाँ जा रहे थे आप? सिंहेश्वर जा रहे थे। कहाँ पे लूट हुआ है? यहीं पर हुआ है। गोपालगंज में बीजेपी समर्थक और आभूषण कारोबारी परमात्मा सोनी पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि उनकी कार में तोड़फोड़ कर आभूषण लूट लिया गया। घटना बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा बाजार की है। आरजेडी के समर्थकों पर विधानसभा चुनाव की रंजिश को लेकर हमला करने का आरोप लगा है। घायल कारोबारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जेडीयू विधायक मनजीत सिंह ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। विधायक का आरोप है कि 6 अप्रैल को भी परमात्मा सोनी के घर पर हमला किया गया था, जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जिसके बाद आरजेडी समर्थकों की ओर से आज दोबारा
हमला किया गया। इस मामले में पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। तब 15-20 लोगों ने राजद के पकड़ के इन्हें बहुत मारा पीटा, इनका तोड़फोड़ किया सब कुछ। ये परसों भी हुआ था, बट हम लोग आवेदन दिए थे थाना में, बट थाना वाले ने कुछ नहीं किया। और ये मतलब इलेक्शन के टाइम से चलते आ रहा है। आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं लोगों से कि हाँ उस टाइम भी कुछ मतलब तनाव हुआ था हम दोनों के बीच। हमारा सरफरा पे दुकान है, हम अपने दुकान से झोला निकाल कर गाँव में जा रहे थे सामान देने के लिए। इसी क्रम जब दुकान से बाहर निकले तब मेरे डिक्की में झोला था और अभिनंदन यादव और उनके साथ 15-20 आदमी आए और उन्हें गाड़ी को आगे से घेर लिए। प्राथमिकी उन लोगों का नहीं दर्ज थाने में की जाती है, केवल मजबूत लोगों की बात सुनी जाती है। तो ऐसे में माहौल को बिगाड़ने का कोशिश थाना के द्वारा किया जा रहा। आरजेडी के लोग आज भी इतने दबंग हैं कि इस तरह से प्रहार कर रहे हैं। तो ये तो जांच का मामला है, पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करे। बांका से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। पुलिस ने यहां छापेमारी की और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार यहां से बरामद किए गए हैं और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बांका से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां छापेमारी की और मुख्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में हथियार भी पुलिस ने जब्त किए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उन हथियारों की और कारतूस की तस्वीर है जो पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए बरामद किया है। एक अभियुक्त बोध नारायण मंडल को गिरफ्तार किया गया। इसमें सामान बरामद किया गया जो अर्धनिर्मित सामान है, सब जो बहुत सी संख्या में है और पूरा टोटल 18 प्रदर्श इसमें है। अर्धनिर्मित पिस्टल है, स्लाइड है, बॉडी है, जिंदा गोली है, पिस्टल का फरमा है, गुनिया है, लोहा का शिकंजा है, लेथ मशीन है, गुना काटने वाला मशीन है, ड्राई है, बहुत सा सामान है जो बनता है हथियार। सीमांचल इलाके में फर्जी आधार कार्ड धड़ल्ले से बनाया जा रहा है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा है। अररिया पुलिस ने बीते 1 महीने में जोकीहाट, पलासी और फारबिसगंज में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले सिंडिकेट का खुलासा किया है, जहां से भारी मात्रा में फर्जी तरीके से आधार कार्ड समेत कई पहचान पत्र बनाए जा रहे थे। बता दें कि कुछ इसी तरीके से साल 2024 को एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद हाकिम फर्जी तरीके से आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाकर कोदरकट्टी गांव में रह रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। जांच के लिए जिला स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया है। जो आधार कार्ड से संबंधित जो काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया गया है, एक केस जोकीहाट थाने में मार्च में हुआ था, एक केस पलासी थाने में हुआ था, वो भी मार्च में हुआ था। एक 2 तारीख को हुआ था, एक 3 तारीख को हुआ था। कल फारबिसगंज थाना में एक परसों की रात्रि में हम लोगों ने छापेमारी की थी। वहाँ पर हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो सेंटर है, सीएसपी सेंटर था, वहाँ पर कुछ फर्जी तरीके से कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर अपडेट किए जाते। सुना होगा कि आपका आधार आपका परिचय, आपकी पहचान, मतलब साफ है कि आधार कार्ड से लोगों की आइडेंटिटी होता है। और जहाँ तक आंतरिक सुरक्षा की बात है, तो भारत नेपाल का जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा काफी संवेदनशील रहा है। आए पिछले कई दशकों से यहाँ अवैध घुसपैठ, भारत विरोधी गतिविधि, इस तरह के हरकत चलते रहे हैं और समय समय पर बड़ी बड़ी साजिशों का खुलासा भी होता रहे। लेकर के जेन्युइन तरीके से आधार बनाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग खुद चेक करके तब बनाते हैं। अगर जिसका डॉक्यूमेंट्स गलत रहता है उसको वापस घर भेज देते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सही बनवाने के लिए जैसे न्यू एनरोलमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं और गार्जियन का, माता पिता का, दोनों का आधार कार्ड देख करके जिसका फिंगर लगता है, गार्जियन का, माता या पिता का, किसी एक का फिंगर लेकर के बच्चा का मौजूद है नेपाल बॉर्डर से सटे फारबिसगंज में। और 2 दिन पहले इसी फारबिसगंज शहर में यह सोनू डिजिटल फोटो आधार पैन कार्ड है। और बता दें कि यहाँ पर सरकार के आईडी को हैक करके फर्जी आधार कार्ड बनाने का भंडाफोड़ जो है अररिया पुलिस ने किया है। और जो शख्स था मोहम्मद मोहसिन आलम उर्फ सोनू,
उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हम बता दें कि यह कोई अररिया में पहला मामला नहीं है जब फर्जी आधार कार्ड का भंडाफोड़ हुआ है। इससे पहले भी बात करें तो 5 मार्च में जोकीहाट थाना क्षेत्र में एक शख्स की गिरफ्तारी जोकीहाट थाना क्षेत्र के काकन से हुई थी। वहां पर भी भारी पैमाने पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा था। इसके अलावा बात करें तो फर्जी दस्तावेजों की भरमार थी और वहां पर एक गिरफ्तारी हुई थी। इस अररिया जिले में लगातार जो है एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो फर्जी आधार कार्ड का निर्माण कर रहा है। ऐसे में नेपाल सीमावर्ती इलाके में भारी पैमाने पर जब सरकार के आईडी को हैक कर फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है, ऐसे में भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिला प्रशासन और पुलिस जो है वो आखिर इस पर क्या कर रही है। अररिया एसपी जितेंद्र कुमार ने साफ तौर पर बताया है कि एक एसआईटी का गठन किया गया है जो इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा और यह स्पष्ट हो पाएगा आगे चलकर जांच के बाद कि आखिर फर्जी आधार कार्ड बनाने के पीछे की जो मंशा है आखिर सिंडिकेट की वो क्या है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया। और मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। यहां फर्जी आधार कार्ड बनाने के खेल का खुलासा हुआ है। घटना पताही प्रखंड क्षेत्र के गुजराल बाजार की है। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक साइबर कैफे को सील कर दिया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कैफे की गहन तलाशी ली और तलाशी के दौरान मौके से 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए, जबकि 2 दर्जन से अधिक रिसीविंग भी जब्त की गई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि यहाँ लंबे समय से अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने का धंधा संचालित किया जा रहा था और इसके अलावा आधार कार्ड बनाने में उपयोग किए जा रहे अत्याधुनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक आभूषण दुकानदार से लाखों रुपए के आभूषण उड़ा लिए। मंगलवार की देर शाम मुजफ्फरपुर जिले में एक ज्वेलरी दुकानदार के साथ छिनतई की घटना हुई, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान बंद कर घर जा रहे दुकानदार से करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी छीन ली। छिनतई के बाद बदमाश मोतीपुर की ओर भाग निकले। सुरेंद्र कुमार ने कई किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश फरार होने में सफल रहे। 7 बज के कुछ मिनट में 7 बज के बाद चले हैं। अच्छा। और यहाँ इसमें क्रॉस किए, यहाँ हम क्रॉस किए हैं और आगे से जाके जो है दाहिना साइड से आकर बैग उठा लिया। अच्छा, लगवाली भी दिए जी। कितना की संख्या में अपराधी था? 2 आदमी था मात्र, हम 2 आदमी को देखे हैं, लेकिन और पीछे भी गाड़ी, अब लोकल था कि अपराधी था हम नहीं बता करके जा रहे थे जी सर। उसमें घटना हुई है, टंकी पे चांदी का जेवर रख के जा रहे थे, उसमें घटना हो गई है, उनके साथ लेके गया है, वैसे वो जांच कर रहे हैं। क्या कुछ सर अद्यतन जानकारी सर क्या मिला है? बस अद्यतन जानकारी अभी तक यही है कि मोतीपुर की तरफ भागा, मोटरसाइकिल से दो लोग थे जी। जांच चल रही है। जांच चल रही है। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान हो गया है और खबर यह है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल और लेबनान चारों देश सशर्त सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बड़े दावे भी सामने आए। खबरों के मुताबिक जहां अमेरिका ने सीज फायर के लिए ईरान की 10 शर्तें मानने का दावा किया है। अब आपको बताते हैं, जहां पर देखिए ईरान का 10 सूत्री प्रस्ताव है, 2 हफ्ते तक सीज फायर होगा। जंग में इसके साथ ही ईरान की तरफ से जो पॉइंट्स रखे गए वो मैं आपको बताती हूँ। 2 हफ्ते का सीज फायर और जंग में ऐतिहासिक विजय ईरान की तरफ से कहा गया है और ईरान में 2 हफ्ते तक हमले नहीं होंगे, ये अमेरिका ने कहा है। जो अभी बताया जा रहा है, जो 10 बातें जिस पर सहमति हुई है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो वहीं ईरान का कहना है 10 अप्रैल से बातचीत होगी। इसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी विवादित मुद्दों पर सहमति हुई है, तो ईरान कह रहा है हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही होगी, यानी कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां से आवाजाही शुरू हो जाएगी। युद्ध विराम पर बातचीत जारी है
और इसके साथ साथ तो ये 10 शर्तें जो है वो रखी गई हैं और इन्हीं 10 शर्तों के हिसाब से अब आगे ये जो चारों देश हैं वो बातचीत करने वाले हैं और इसी से एक जरूर राहत भरी खबर ये बताई जा रही है मिडिल ईस्ट के लिए। देखिए, ईरान से सीज फायर पर ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया है जिसमें विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन उन्होंने इसे बताया और कहा कि ईरान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हॉर्मुज स्ट्रेट से अब जहाज निकल सकेंगे। विश्वास है कि ईरान शर्तों पर बना रहेगा। पश्चिम एशिया के लिए स्वर्ण युग हो सकता है। तो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने सवाल उठ गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अपनी एक्स पोस्ट खुद लिखी या अमेरिका ने जो उन्हें लिख कर दिया वो उन्होंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ की एक्स पोस्ट में ड्राफ्ट लिखा था जिसे बाद में हटा दिया गया। शहबाज खुद अपनी एक्स पोस्ट को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक्स पोस्ट लिखे थे। यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि एक प्रधानमंत्री खुद के लिए पाकिस्तान पीएम जैसे शब्दों का इस्तेमाल ड्राफ्ट में क्यों करेगा। इससे ये धारणा बनी कि ये संदेश किसी और ने उनके लिए लिखा है। इशारा व्हाइट हाउस की ओर भी किया गया कि कहीं अमेरिका ने तो शहबाज को ये लिखकर नहीं भेजा जो शहबाज ने पोस्ट किया है। और अब आपको खबरें खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 14वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच भिड़ंत है। आईपीएल 2026 में दोनों टीमों के अभियान की शुरुआत बिल्कुल अलग रही। अगर राहुल और शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाज लय में आ जाते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स और भी मजबूत टीम बन जाएगी। और अब बात करते हैं कारोबार की। अमेरिका ईरान के 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद क्रूड ऑयल 15% सस्ता हो गया है। 8 अप्रैल को दाम करीब $15 गिरकर $94.27 प्रति बैरल पर आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 6 साल में ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। एक दिन पहले क्रूड ऑयल की कीमत $109.27 प्रति बैरल थी। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास था। जंग के दौरान दाम बढ़कर $120 प्रति बैरल पहुंच गए थे।